जी, बहुत स्वागत है आज के इस संवाद कार्यक्रम में। और आज के संवाद कार्यक्रम में हमारे वक्ता हैं श्री उदय चंद्र सिंह जी, जो पूर्व आउटपुट एडिटर हैं एनडीटीवी के। पूर्व ये हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के, और वर्तमान में प्रबंधक हैं माई गवर्नमेंट इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी। इसके साथ ही साथ आप हमारे डब्ल्यू के वरिष्ठ पत्रकार मानद सदस्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। और बगैर किसी विलंब के आज के इस संवाद, जो वेब पत्रकार एक नई मीडिया संस्कृति का जन्म विषय है आज का। और मैं चाहूंगा कि स्वागत के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कौशल जी स्वागत करेंगे। धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय महासचिव अमित रंजन जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आज के अतिथि डब्ल्यू के मानद सदस्य श्री उदय चंद्र सिंह जी, हमारे संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर लीना, संबंधित अन्य पदाधिकारीगण, कोषाध्यक्ष मंजेश जी, और बिहार प्रभारी मधु पन्नू टुक्कू जी, और धीरे धीरे जो भी सदस्य जुड़ रहे हैं, एक एक करके मैं सबका इस संवाद कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। विशेष तौर पर आज के इस कार्यक्रम में हमारे जो संवाद के मुख्य वक्ता हैं उदय चंद्र सिंह जी, ये मीडिया में काफी बड़ा नाम रहे हैं और उनके अनुभवों का लाभ हम इस संवाद के जरिए अपने सदस्यों को देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उदय चंद्र सिंह जी अपने अनुभव, अपने आज विषय के माध्यम से आप लोगों के बीच रखें, आपका ज्ञानवर्धन करें, आपका बौद्धिक विकास करें। और अगर इनके ज्ञान से हम लोग कुछ समेट पाए, अपने अंदर कुछ आत्मसात कर पाए, तो ये इस आयोजन की जो है, ये आयोजन की जो महत्ता है, आयोजन का जो उद्देश्य है, वो उसे पूरा करने की दिशा में प्रभावी होगा। तो हम सीधे बातचीत करते हैं, हम संवाद में उनको जो आयोजित संवाद है उसमें हम सीधे आमंत्रित करते हैं आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री उदय चंद्र सिंह जी का। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद राष्ट्रीय बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। अब मैं आज के वक्ता श्री उदय चंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि धन्यवाद अमित जी, और आनंद कौशल जी को भी विशेष धन्यवाद, और खास तौर से पूरे वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जो ये पहल शुरू की है संवाद के नाम से। वाकई ये एक बड़ा कदम है। खास तौर से अगर हम देखें कि राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली, मुंबई और बड़े महानगरों में समय समय पर ऐसे कई कार्यक्रम, ऐसे सेमिनार होते रहते हैं, लेकिन वेब जर्नलिज्म का जो मामला है, खासतौर से वेब पत्रकारिता जिसे हम कहते हैं, इसमें खासतौर से आप देखेंगे दूर दराज के और ग्रामीण अंचलों के पत्रकारों की भूमिका बहुत बड़ी है। उनके लिए ये जरूरी है कि देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, इस दिशा में कैसे वेब पत्रकारिता जो है पूरे मीडिया के परिदृश्य को कैसे बदल रही है, तो ये जानना और समझना जरूरी है। जहां तक मेरा, मैं सिर्फ कोई यहाँ ज्ञान देने नहीं आया हूँ, पहले तो मैं ये कहूंगा, मैं सिर्फ अपने अनुभव बांटने आया हूँ। और अनुभव मेरे भी कुछ हो सकते हैं, मैं कुछ आपसे सीख सकता हूँ और आप मुझसे सीख सकते हैं। अगर एक अनुभव को बांटा जाए तो कहते हैं कि अनुभव की जो एक पोटली है, एक जो गठरी होती है, अगर उसे आप इकट्ठा करके देखें तो वो एक बहुत ही प्रेरणादायक, काम के लायक, और एक जिसको कहते हैं कि एक गुड वर्क के रूप में आप उसको देख सकते हैं। अब मैं इस पे बहुत ज्यादा नहीं बदलना चाहूंगा विषय पर। सिर्फ हम बात करेंगे, जो हमारा विषय है कि कैसे जो है वेब पत्रकारिता ने एक नई मीडिया संस्कृति को जन्म दिया है। आप देखें कि वेब पत्रकारिता आज के दौर में कुछ लोगों के लिए इसे पचा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। खासतौर से टीवी जर्नलिज्म के लोगों, प्रिंट के लोग तो फिर भी थोड़ा स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इस बात से कहीं कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि आज भी वेब पत्रकारों को, वेब जर्नलिस्ट को तीसरे दर्जे के पत्रकार के रूप में देखा जाता है। बल्कि इवन राज्य सरकारें, केंद्र सरकार भी वेब पत्रकारों को उस नजरिए से नहीं देखती जिस तरह से एक प्रिंट और
टेलीविजन के पत्रकारों को देखा जाता है। अब सवाल है ये है कि ऐसे समय में जबकि न्यू मीडिया का जमाना है, टेलीविजन और प्रिंट पत्रकारिता की जो जमी जमाई जड़ थी, उसके बीच में वेब जर्नलिज्म का आना और एक नई पहचान बनाना, ये कोई आसान काम नहीं था। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो ये जड़ें जमा रही है, और इसके लिए आप सबसे पहले अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हम सरकार को इसके लिए तो धन्यवाद दे ही सकते हैं कि दुनिया में सबसे सस्ता डाटा आज भारत में है। और वेब पत्रकारिता अगर मजबूती के साथ अपने पांव जमा रही है तो नो डाउट इसके लिए कहीं ना कहीं जो 4G जब देश में आई, अब 5G की बात कर रहे हैं, तो इसमें जितनी तेजी आई है, जितना इसका विस्तार हुआ है, गांव गांव में आज 4G और 5G की बात हो रही है, तो इसने एक नई मीडिया संस्कृति को तो जन्म दिया ही है। सवाल उठता है कि हम कहते हैं कि मीडिया संस्कृति, कौन सी मीडिया संस्कृति को जन्म दे दिया इन्होंने? तो देखिए, पहले जब हम खबरों की बात करते थे तो मैंने कहा कि प्रिंट और टीवी का ही तो वर्चस्व था। सुबह अखबार पढ़ना, और रात को एक ऐसा टाइम होता था कि हमारे पास एक टाइम फिक्स है, और हम टेलीविजन के सामने खोल के अपने मन पसंदीदा एंकर को या एक विशेष बुलेटिन को देखकर ही हमें लगता था कि आज हमारा दिन खत्म हुआ है। लेकिन इंटरनेट के आने से और स्मार्टफोन के आने से जो खबरें हैं, अब वो अब आप आपके बेडरूम में नहीं है, अब आपके दफ्तर में नहीं है, वो खबर जो है सिर्फ आपके हाथों में है। बस एक क्लिक, आप एक क्लिक कीजिए और खबर आपके पास है। चाहे आप मेट्रो में सफर कर रहे हो, चाहे आप बस में सफर कर रहे हो, चाहे आप कार में सफर कर रहे हो, चाहे आप रेस्टोरेंट में बैठे हो, खबर आपके सामने है। ये एक नई मीडिया संस्कृति का एक उदाहरण है। अगर हम देखें तो नई मीडिया संस्कृति की बात सिर्फ यहीं तक नहीं कि एक पल में आपको खबरें मिल जाती है। दूसरी जो प्लस पॉइंट इसमें यह है कि टेलीविजन में आपने कोई खबर देखी, आप उस खबर से सहमत नहीं है, आप सिर्फ अपना गुस्सा उतार के मन ही मन महसूस कर रह जाते हैं कि जो खबर चल रही है ये इसके जो है ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ, या ये एक पक्ष निष्पक्ष खबर नहीं है। यही हालत अखबारों के साथ है। अखबारों में आप खबर पढ़ते हैं, आप उस पर टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं रखते। आप ज्यादा ज्यादा संपादक के नाम पत्र लिखते हैं, वो पत्र छपेगा या नहीं छपेगा। आप खंडन लिखते हैं, वो खंडन छपेगा या नहीं छपेगा, यह पूरी तरह से संपादक पर निर्भर करता है। लेकिन वेब जर्नलिज्म ने इस मिथक को तोड़ा है, इस परंपरा को तोड़ा है। अब आप खबर आप देखा आपने, और आप अपनी मन की बात को उसी समय कमेंट देते हैं। कुल मिला के ये जो है दो तरफा टू वे कम्युनिकेशन का एक साधन बन गया है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि आखिर भारत में ये जो वेब पत्रकारिता है, इसकी शुरुआत, कौन लोग थे इसके पीछे। हम किसी कार्यक्षेत्र में तो उतर जाते हैं, आंख मूंद के काम शुरू कर देते हैं, लेकिन हम कहते हैं लोग कि आप जब किसी सीढ़ी पर चढ़ते हैं, ऊपर जब आप पहुंच जाते हैं तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि जो नीचे की सीढ़ियां हैं उसकी तरफ भी एक नजर जरूर डालना चाहिए। तो इसके लिए सभी को ये पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत जो है हमें कहीं ना कहीं एन राम साहब को देना चाहिए, द हिंदू के एडिटर को। 1990 में 1990 में इंटरनेट की दुनिया में बड़ी तेजी आई। इंटरनेट स्लो तो था, लेकिन लोग समझ गए थे कि ईमेल क्या होता है ना, यूट्यूब पे कैसे हम सर्च कर सकते हैं अपनी चीजों को ले जाके। तब एन राम साहब ने 1995 में पहली बार अपने अखबार का उन्होंने ई एडिशन लेके आए थे, ई संस्करण। और ये हुआ कि मेरे ख्याल से 97 तक एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन लोगों ने भी बड़ी तेजी से इस दिशा में काम किया, और देखते देखते जो है मालूम चला कि टाइम्स ऑफ इंडिया को ये पता चला कि भाई सर्कुलेशन जो हमारा कम हो रहा है, इसके 20% ग्राहक जो है इंटरनेट की तरफ चले गए। और यही नतीजा है कि आज इकोनॉमिक टाइम्स हो, हिंदू हो, कई बड़े अखबार अपना ई नेट संस्करण के लिए भी आपसे पैसे लेते हैं।
अब देखिए, सवाल ये है कि जब हम बात करते हैं एक नई संस्कृति को जन्म देने की, तो पक्ष और विपक्ष में दोनों पर बातें रहती है। ये बात पहले प्रिंट के साथ भी होती थी कि भाई खबरें एक पक्ष है। टीवी के इस जमाने में भी यह है कि टीवी जो है कई दफा हमें निष्पक्ष खबरें नहीं देता। तो ये उम्मीद जगी कि वेब पत्रकारिता जो है, डिजिटल है, न्यू मीडिया जो है, शायद इस दिशा में एक अलग धारा बनाएगी, और शुरुआत भी कुछ अच्छी हुई। लेकिन अब अगर देखें तो ये जो कोविड का काल खास तौर से, अगर कुछ हमें ये देखना चाहिए कि भाई कैसे हम कहते हैं कि एक नई मीडिया संस्कृति को कैसे इसने जन्म दिया। तो आम लोग, एक आम आदमी भी आज पत्रकार है। आप अपनी बात को रिकॉर्ड करते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, और कई बार वो आम आदमी देखते देखते उसकी बातें आम जनमानस को इतना प्रभावित करती है कि वो देखते देखते वो हीरो बन जाता है। उसकी बातें देश विदेश तक जाती। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने देखा होगा, आपको याद होगा, 4-5 साल पहले एक आंदोलन शुरू हुआ था, मी टू। मी टू में कई महिलाएं, कई लड़कियां सामने आई जिन्होंने अपनी बातों को रखा कि कैसे वर्क प्लेस में उनके साथ क्या कुछ हुआ, फिल्म इंडस्ट्री में क्या कुछ हुआ, आईटी इंडस्ट्री में क्या कुछ हुआ, और बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो गए। लोगों को हिम्मत मिली, लड़कियों को हिम्मत मिली, महिलाओं को हिम्मत मिली। और ये सब हुआ सिर्फ और सिर्फ वेब पत्रकारिता की वजह से, क्योंकि वहां पर कोई सेंसरशिप की ताकत नहीं थी, कोई एडिटर नहीं बैठा हुआ था, कोई कानून ऐसा नहीं था सेंसरशिप के नाम पे जो उसको आप जबरन रोक दें। इसी तरह आपको याद होगा कि कोविड के टाइम, कोरोना के समय, जब सब कुछ सूचनाओं पर आधारित था, हर एक चीज के लिए आप अपने मोबाइल फोन तक सिमट आए थे। टेलीविजन पे लोग बहुत भरोसा नहीं कर रहे थे, अखबारों पे भी एक लिमिटेशन था कि सुबह अखबार आएगी तो हमें पता चलेगा। टेलीविजन के पास उस समय सिर्फ और सिर्फ ये था कि सनसनीखेज ढंग से खबरों को बता सके। ऐसे समय में सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी। और उस वक्त आप देखेंगे तो कोरोना के समय जितने भी गाइडलाइंस है, सरकार की जो सूचनाएं थी, राज्य सरकार की जो सूचनाएं थी, अस्पतालों की जो सूचनाएं थी, वो सारी सूचनाएं कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया के माध्यम से ही लोगों तक पहुंची। यही वो वक्त था जब प्राइवेट अस्पताल मरीजों को लूटने का काम कर रहे थे। उस वक्त भी डिजिटल मीडिया, बेशक वो पत्रकार नहीं था, लेकिन अगर किसी नागरिक ने यह देखा कि उसके किसी रिश्तेदार के साथ अस्पताल मनमर्जी कर रहा है, अनाप शनाप पैसे वसूल रहा है, तो वो व्यक्ति खड़ा हो गया था मोबाइल लेके। बहुत जानकारी नहीं थी, उसने उसे फेसबुक पर लाइव किया, उसने उसे ट्विटर पर लाइव किया, नतीजा कार्रवाई होती रही, लोग बेनकाब होते रहे। तो ये, तो इसका आप कह सकते हैं एक पक्ष है। लेकिन धीरे धीरे वेब पत्रकारिता में भी वो तत्व आए, वो समय आना शुरू हुआ जब अफवाहें फैलने लगी, गलत सूचनाएं लोगों तक पहुंचने लगी। लोगों को ये समझ नहीं आया कि ये जो सोर्स है वो कितना क्रेडिबल है। अखबारों के साथ तो उनकी अपनी एक मजबूरी थी कि अगर वो गलत खबर छापते हैं तो कार्रवाई का अंदेशा था, लेकिन डिजिटल मीडिया के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि कोई कानून, स्पष्ट कानून नहीं है। आज भी जो हमारी वेब पत्रकारिता है वो पूरी तरह से आईटी कानून के तहत है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अगर आप देखें तो सीधा दखल नहीं है। ये वो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वेब पत्रकारिता आज कहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि दो राहे पर तो नहीं खड़ी है। आखिर वो कब है, वो वक्त कब आएगा जब सरकार को ये समझना होगा कि वेब पत्रकारिता जो है एक मेन स्ट्रीम मीडिया बन सकती है। इसके लिए कानून की बातें होती रही, कानून की जरूरत भी महसूस हो जा रही है, रेगुलेटरी बॉडीज की बात हो रही है। ये एक बड़ी अच्छी पहल सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने की है कि वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया जैसे संस्थान को खड़ा करने में, मान्यता देने में सामने आई है। और वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन इस दिशा में पहल कर भी रहा है।
और खास तौर से मेरा ये मानना है कि जो ये चुनौती है ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है, कस्बाई इलाकों में ज्यादा है। वहां पर आप देखें, जो वेब पत्रकार हैं, कुछ वेब पत्रकार बहुत अच्छा काम तो कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा का अभाव है। सरकार, पत्रकार, पुलिस प्रशासन उन्हें पत्रकार मानने को तैयार नहीं होती है। अनाप शनाप कानून के दायरे में उन्हें अंदर किया जा रहा है। खासतौर से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, बिहार में भी कुछ मामले आए हैं। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो मेरे ख्याल से पिछले साल 2024 की बात करूं, 5 पत्रकारों की हत्या हुई। इसमें से 3 पत्रकार घोषित रूप से वेब जर्नलिस्ट थे। बहुत दिन अभी नहीं हुआ है कि अभी आपने सुना होगा छतरपुर में एक नामदेव, मेरे ख्याल से मुकेश चंद्राकर, एक सड़क की खबर, जो करीब 900 करोड़ के घोटाले की खबर थी। अब आप ये सोच सकते हैं कि उस खबर को रोकने के लिए वो चाहता तो उस खबर को चलाने से पहले वो उस कॉन्ट्रैक्टर से बात कर सकता था, लेकिन उसने ठान लिया था कि मुझे ये खबर दिखानी है, और वो उस खबर उसने अपने वेबसाइट पोर्टल पे भी डाला। जबकि वो पत्रकार एनडीटीवी से भी जुड़ा हुआ था। जाहिर है कि एनडीटीवी उसके लिए एक बड़ा माध्यम था, लेकिन शायद वो खबर वहां नहीं चली होगी। मजबूरन उसने उसे अपने यूट्यूब पे डाला। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उस पर कार्रवाई तो हुई उस कॉन्ट्रैक्टर पर, लेकिन 3 दिन के अंदर उसकी हत्या कर दी जाती। तीसरे दिन का शव मिलता है उस कॉन्ट्रैक्टर के घर के सेप्टी टैंक में। तो ये एक ताकत भी बताती है कि एक वेब पत्रकार जो एनडीटीवी से भी जुड़ा हुआ था, लेकिन एनडीटीवी की खबर उस कॉन्ट्रैक्टर को कुछ नहीं कर पाई, जबकि उसके अपने यूट्यूब चैनल में जो खबर चली उसने पूरे पुलिस प्रशासन महकमे में एक भूचाल ला दिया था। तो ये वो घटनाएं बताती है कि अगर हम वेब पत्रकार ईमानदारी से काम तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या उसके लिए सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? तो इस मीडिया संस्कृति, जो नई मीडिया संस्कृति आई है, उसमें इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है सुरक्षा की, कानूनन सुरक्षा की। दूसरी बात, वेब पत्रकारों को जरूरत है उस टूल्स के बारे में जानने की, टेक्निकल टूल्स के बारे में भी जानने की जरूरत है। उन्हें जानने की जरूरत है कॉपीराइट कानून के बारे में भी जानने की जरूरत है। कई बार उनके पूरे के पूरे यूट्यूब चैनल्स को यूट्यूब ने ब्लॉक कर दिया है, इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई ऐसी बड़ी गलती कर दी, उन्होंने कहीं से एक फुटेज उठा के अपने न्यूज चैनल पर डाल दिया संदर्भ के रूप में, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसी वीडियो को मैं किस रूप में डालता तो ये कॉपीराइट एक्ट के तहत नहीं आता। तो ये एक ऐसा वक्त है, ऐसा समय है कि हम इस पे सोचें और कैसे इनको ट्रेनिंग मिले, खासतौर से नए पत्रकारों को उस टूल्स के बारे में कैसे जानकारी मिले, ये उन्हें बताना बहुत जरूरी है। अगर हम नेशनल लेवल की भी बात करें तो ये देखिए कि आप ये डिजिटल मीडिया खासतौर से वायर है या स्क्रॉल है या ललन टॉप है या द लॉन्ड्री है, ये सब अगर सामने आज आए हैं तो ये सब डिजिटल मीडिया की तो देन है। उसकी ताकत है कि टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, लाखों के सर्कुलेशन के बावजूद भी वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाती जो कई दफा वायर की खबरों ने मचाया है। आज इंडियन एक्सप्रेस, एक जमाने में हम लोग कहते थे कि खोजी पत्रकारिता, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के नाम पे उसकी एक तूती बोलती थी, लेकिन अब आप देख लीजिए आज जो बड़े घोटालों का जो पर्दाफाश हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वेब जर्नलिस्ट कर रहे हैं। कुंभ की घटना हम सबके सामने है। आप देखिए टेलीविजन चैनल्स और अखबारों में इस घटना की खबर 3 घंटे बाद आई, लेकिन ललन टॉप पर इस खबर की पहली फुटेज 2:15 पर
अपलोड हो गई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वेब जर्नलिज्म में कितनी तेजी है। यहाँ खबर शूट करना, खबर को न्यूज रूम तक ले जाना, एडिट टेबल पर एडिट करना, फिर चैनल हेड से उसे अप्रूवल देना, फिर खबर को प्रसारित करने जैसा कोई मसला है ही नहीं। खबर को शूट कीजिए फोन से और खबर नजर को आ रहा है। अपलोड कीजिए। ये एक बहुत बड़ी ताकत है। सब आप खुद के मालिक हैं। वेब पत्रकार आज खुद के मालिक आप कह सकते हैं। आपके ऊपर अगर नियंत्रण नहीं है, आप खुद के संपादक हैं, तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है कि हमें क्या दिखलाना है और क्या नहीं दिखलाना है। एक उदाहरण मैं और देना चाहूंगा यहाँ पे, और ये उदाहरण भी मध्य प्रदेश का। अभी हाल की मेरे ख्याल से नवंबर की घटना है। वहां के एक वेब पत्रकार ने एक खबर उसने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला। खबर ये थी कि उस गांव में कुष्ठ रोग हो चला है और वहां ऐसे कई कुष्ठ रोग के मामले सामने आ रहे हैं। उस वेब पत्रकार ने उस खबर को शूट किया, अपने यूट्यूब चैनल पे डाला। खबर के डालते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया, मेडिकल टीम वहां पहुंच गई, जांच शुरू हो गई, पत्रकार को वाहवाही मिलनी भी शुरू हुई। लेकिन देखिए इसका दूसरा पक्ष क्या था। दूसरा पक्ष, आज उस गांव की हालत ये है कि आज उस गांव में कोई भी शादी ब्याह करने को तैयार नहीं है। लोग उस गांव के बगल से जाना नहीं चाहते हैं, उस गांव में पानी नहीं पीना चाहते हैं, बहू बेटी ब्याह नहीं करा बेटियों को देना नहीं चाहते हैं। तो ये खबर क्या जाएगी, क्या दिखलाना है, ये भी हमें समझना होगा। वेब पत्रकारों को क्या दिखाना है ये तो सबको पता है, क्या नहीं दिखाना है हमारी जिम्मेदारी, वेब पत्रकारों की जिम्मेदारी ये जरूर होनी चाहिए कि जो हम अपलोड कर रहे हैं ये तुरंत वायरल हो सकता है। पहले टीआरपी की बात होती थी, आज हम वायरल की दौड़ में हैं, खबर कैसे वायरल हो जाए। तो हमें इस नजरिए से भी बचना है। सिर्फ खबरों को वायरल के लिए, खबरों को व्यूअरशिप लेने के लिए हम किसी भी खबर को अनाप शनाप न दें, अपनी क्रेडिबिलिटी को कम न करें, अपने वेब पत्रकारिता को, जड़ों को कमजोर न करें। तो कुल मिलाकर देखें तो मेरा निष्कर्ष यही है कि वेब पत्रकारिता जिस तरह से फल फूल रही है, अब तो प्रेस इंफॉर्मेशन पीआईबी, डीएपी और राज्य सरकारों ने भी जो है विज्ञापन के मामले में नीतियां बनानी शुरू कर दी है। तो अब देखिए नीतियां तो बनाई जा रही है ना, लेकिन वेब पत्रकारों को जब मान्यता देने की बात आती है तो उस पे राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें अभी खामोश है। हम विज्ञापन के लिए तो उनकी मदद ले रहे हैं, हमारी मदद ली जा रही है, वे पत्रकारों की मदद ली जा रही है, लेकिन हम पत्रकार उन्हें मानने को तैयार नहीं है। अब इसके भी देखिए तरीके क्या है कि आपके व्यूअरशिप इतने हैं, आपके फॉलोअर्स इतने होंगे तो आपको हम इतना का विज्ञापन देंगे। वो हो सकता है कि आस्था धार्मिक चैनल भी हो सकता है, वो टूरिज्म का भी कोई ब्लॉगर हो सकता है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन सिर्फ अगर पत्रकारिता की बात की जाए तो चुनौतियां बहुत है, इतना आसान नहीं है। आपके पास वेब पत्रकारों के साथ अपने यूट्यूब चैनल चलाने वालों की टक्कर कहाँ है, बड़े मीडिया हाउसेस के साथ है। अब आप देख लीजिए, आज तक हो उससे छोटे छोटे शुरू कर दिए, यूपी तक, बिहार तक, रांची तक, पटना तक। यही हाल न्यूज 18 का है। सारे बड़े चैनल्स के साथ आप देख लीजिए, उन्हें मालूम है कि फ्यूचर क्या है, आने वाले 4 साल 5 साल के बाद स्थिति क्या होने जा रही है। आज अगर आप देखिए, अब हम लोग कहते हैं कि अब मैं देख रहा था एक आंकड़े कि जैसे जैसे ये आपके इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें मजबूती आएगी। अब आप ये देख लीजिए कि अगर हम 5 से 11 साल के एज ग्रुप को देखें तो करीब 7 करोड़ लोग
हैं इस एज ग्रुप में जो इस समय इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास अपने डिवाइस तो नहीं है, अपने फैमिली मेंबर्स के डिवाइस को यूज करते हैं। इसके ऊपर देख लीजिए 12 साल से ऊपर के लोग 43 करोड़। ये वो ग्रुप है जो कहीं ना कहीं हमारी खबरों से की तरफ आकर्षित होते हैं। इसके बाद है 35 वर्ष से अधिक के लोग, तो ये 25, ऐसे लोग 25% है। आने वाले 2 साल में हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो आंकड़ा है 2025 तक, 2025 तक इसमें आप समझिए 40% और बढ़ोतरी होगी। इस बढ़ोतरी का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं हम वेब पत्रकारिता को मजबूती मिलेगी, ये तय है। तो इसके लिए तैयारी रहिए। जैसे जैसे इंटरनेट यूजर की संख्या बढ़ेगी तो आपके साथ यूट्यूबर्स भी बढ़ेंगे। क्रेडिबिलिटी जिसके पास होगी वही इस मार्केट में सरवाइव करेगा। नहीं तो हमारे आपके सामने, मैं इस मंच पे नाम नहीं ले सकता हूँ, बिहार में भी आपने देखा होगा एक दो केस, बड़े अच्छे यूट्यूबर्स थे लेकिन अपनी एक दो खबरों के कारण जो है वो उनकी छवि खराब हुई, फॉलोअर्स खत्म हो गए। और तो और छोड़ दीजिए, ये डिजिटल मीडिया की ताकत है कि अब रणवीर इलाहाबादिया का मामला भी आपके सबके सामने है। हालांकि इसको पत्रकारिता से आप सीधे नहीं जोड़ सकते, लेकिन ये डिजिटल मीडिया की ताकत है कि फॉलोअर्स ने आपको बढ़ाया, ऊपर किया, तो ये फॉलोअर्स ने 2 दिन के अंदर आपको नीचे ला दिया। आप ये सोच लीजिए 43 लाख फॉलोअर्स कम हो जाना एक रणवीर इलाहाबादिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और कितना बड़ा सबक है। ये बताता है कि लोग आपसे गंभीरता से जो जुड़े थे वो गंभीरता से आपको अनफॉलो करने में एक क्लिक नहीं लगाते हैं। आप कोई अखबार नहीं लेंगे, आपको फोन करना पड़ेगा अखबार वाले को, कल से अखबार मत देना। लेकिन अगर आपको यूट्यूब चैनल को नहीं देखना, आप तुरंत अनफॉलो करेंगे और आप उससे अलविदा हो जाएंगे। ये है डिजिटल की ताकत, वेब पत्रकारिता की ताकत। इसे हमें समझना होगा। अगर इस चीज को नहीं समझते हैं तो हम भी टीवी की तरह, अखबार की तरह उसी दौड़ में, टीआरपी की दौड़ में, रीडरशिप की दौड़ में हम भी अगर शामिल हो गए तो फिर हमारी ताकत कमजोर नहीं होगी। हमारी जो पहचान है वो भी बिल्कुल उसी कैटेगरी में हो जाएगी कि अच्छा ये भी आ गए। आज आप देखिए, एक पुलिस वाला, एक ट्रैफिक वाला, एक सरकारी आदमी यूट्यूबर से ज्यादा घबराता है। क्यों घबराता है, कभी आप सोचिए। उसको पता है कि मैनेज अगर करना है तो इसी बंदे को मैनेज करना है। अब जबकि वेब पत्रकारिता जो है मुख्य धारा में है, तो ये जरूरी है कि जो वेब पत्रकार हैं, खासतौर से नए लोग जो आ रहे हैं, वे अपनी भूमिका को बड़ी गंभीरता से समझें, है ना। सनसनी और जिसको हम कहते हैं वायरलिटी से ज्यादा जरूरी है सच्चाई और ऑथेंसिटी, तथ्य। किसी भी खबर की पुष्टि किए बिना उसे हम अपलोड ना करें, इससे हमें बचना चाहिए। सिर्फ वायरल खबर के लिए हम आनन फानन में चीजों को अपलोड करें, इससे बचें। हैं, विचारधारा, हम, ये सर्वविदित है। कोई भी आज अगर मीडिया हाउस ये बोले कि साहब हम निष्पक्ष हैं, तो हम, आप जो लोग इससे जुड़े, हमें पता है हर एक मीडिया हाउस का अपना एक एजेंडा है। तो क्या सवाल ये है कि आप अगर वन मैन शो हैं, आप वेब पत्रकार हैं, तो क्या आप भी किसी विचारधारा से प्रभावित होकर खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के पक्ष में हैं, या उससे आप बचना चाहते हैं? या फिर आप पत्रकारिता का जो मूल उद्देश्य है, जनता तक निष्पक्ष और सटीक खबर पहुंचाना, आप उसमें विश्वास करते हैं? ये चीजों को तय करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज मैं बार बार कह रहा हूं, डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करें। आने वाले टाइम में एआई एक बड़ी चुनौती लोग इसको कह रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है
कि एआई एक बहुत अच्छा टूल है, इसका इस्तेमाल करना सीखें नए पत्रकार। वायरल करने के लिए अपने जो नैतिक मूल्य हैं उसको तो ना छोड़ें, और खास तौर से हम कहते हैं संवेदनाओं को। टेलीविजन के पत्रकार आज भी, उनकी हंसी अगर उड़ाई जाती है तो कहते हैं कि साहब उनमें तो संवेदनशीलता होती नहीं, बड़े संवेदनहीन होते हैं। पता चला कि आपने अभी देखा होगा हाल में भी कुंभ में, कि मॉर्चुरी पर परिवार वाले खड़े हैं और एक महिला पत्रकार से पूछ रही है कि आप कुंभ में आए और आपके साथ ऐसा हादसा हो गया, आप कैसा महसूस कर रही हैं। अब आप ये सोचिए, ये सवाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और यही चीज धीरे धीरे जो है, हम वेब जर्नलिस्ट भी इसी ढर्रे में जा रहे हैं। तो हमें अपने को अलग करना होगा। ये एक बहुत बड़ा जो है, बड़ी चुनौती आप कह सकते हैं। जी। तो, आ, अगर किन्हीं के कोई सवाल हो तो अपने सवाल रखें। और पहले भी जो दो संस्करण हुए, उन संस्करणों में भी आपको बार बार रिपीट किया जाता रहा कि बातचीत सुनने के दौरान ही अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न निकल रहा है तो आप उसको चैट बॉक्स में लिख दिया करें, हम वहाँ चैट बॉक्स ले लेंगे। कोई सवाल आपके, किसी के कोई सवाल? जी। हाँ बोलिए। अ, जी, गणपत जी बोलिए। ये सर ने जो मध्य प्रदेश की घटना का जो जिक्र किया कि पत्रकार ने खबर चलाई कि पूरे गांव में जो है कुष्ठ फैल रहा है, और उसका ये इफेक्ट ये हुआ कि वहां पे शादी ब्याह नहीं हो रही है, तो इसमें पत्रकार की क्या गलती है? देखिए, पत्रकार की गलती ये है कि आप उस गांव का नाम लेने से बचें। पहली चीज कि आप बताएं कि ये आपने कभी डिफेंस की खबरों को देखा है कि जब खबरें आती है डिफेंस से, तो कभी भी रिपोर्टर जो है उस डेडलाइन को नहीं देता है। वो कहता है कि इस जोन से, वो एक लोकेशन नहीं देता है कि असम के जोरहाट से कह रहा है, या वो सिर्फ ये लिखता है कि एक क्षेत्र से। बहुत ही सांकेतिक रूप में हम उसे देते हैं। दूसरी चीज कि जी। क्या आपको ये लगता है कि कुष्ठ रोग वाली वो खबर, अगर वो ये चाहता तो पहले एडमिनिस्ट्रेशन से बात करता, वहां तक ये सूचना भी पहुंचाता कि साहब ऐसी ऐसी है, इसको आप जरा चेक कीजिए, वाकई ये कुष्ठ रोग ही है या कोई और बीमारी है, क्या है। मेडिकल टीम पहुंचती है, उसकी रिपोर्ट बाद में क्या रही नहीं, इस पर अभी हम लोगों ने फॉलो नहीं किया है। लेकिन पत्रकार की गलती ये थी कि एक अच्छा संपादक कौन होता है, सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए। एक अच्छा संपादक ये नहीं होता है कि क्या खबरें जानी चाहिए, एक अच्छा संपादक ये होता है कि कौन सी खबरें नहीं जानी चाहिए। यही चीज मैं बार बार बोलूंगा कि वेब पत्रकार खुद रिपोर्टर है, खुद सब एडिटर है, खुद चीफ सब एडिटर है, और खुद ही वो एडिटर है। मेरे ख्याल से आपके सवाल का जवाब शायद इससे बढ़िया नहीं हो सकता। जय जी सर, चंद्र जी, मैं समझ थोड़ी गया सी सर। बात यहाँ जोड़ना चाहूंगा। मैं यहाँ थोड़ी बात जोड़ना चाहूंगा। गणपत जी, पहले ही दिन, पहले ही संवाद में हम लोगों ने हर सूचना को समाचार, सूचना और समाचार में क्या अंतर है, ये हम लोगों ने स्पष्ट किया था, संजय द्विवेदी जी ने स्पष्ट किया था। ठीक है। और हम लोग शुरू से पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं और जानते समझते आ रहे हैं कि अ, सूचना, संवेदना और सौंदर्य, खबरों के लिए ये तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं। सौंदर्य भाषा से होती है, सौंदर्य प्रेजेंटेशन होता है, सौंदर्य कंटेंट में भी होता है, कंटेंट में भी सौंदर्य है। और ये जो खबर, आप जिस खबर की बात कर रहे हैं, ये खबर क्या एक जिम्मेदार व्यक्ति का काम है? पहली बात तो ये कि कहीं से कोई सूचना मिल गई और उस सूचना को ज्यों का त्यों प्रसारित कर दिया गया। बहुत सारी चीजें हैं, आप जानते हैं कि पीटीआई ने भी बहुत सारी चीजों को डेडलाइन न देने की बात कही।
जैसा कि उदय चंद्र जी ने कहा। और सबसे बड़ी बात है कि पुष्टि, हम खबर किस लिए करते हैं? खबर हम क्या सिर्फ सनसनी के लिए करते हैं? सूचना देना हमारा काम है, ताकि लोक रंजन भी कहीं आता है, लोक जन रंजन भी कहीं आता है, लोक का कल्याण हो, हमें वह खबर करनी है। जहां समाज में विद्वेष हो, जहां वो कम्युनिटी उठ ना सके, बोझ से बोझिल हो जाए, ऐसी खबरों से बचने की परंपरा रही है। और उस परंपरा का ह्रास हो रहा है, क्षरण हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि सनसनी पैदा की जाए। तो उस पत्रकार की गलती है। पत्रकार को सोचना समझना चाहिए था, और अपने पत्रकारीय धर्म का प्रयोग खुलकर करना चाहिए था, ताकि जो समाज में सही चीज जा सके। और कोई सवाल? और कोई सवाल? किन्हीं का कोई सवाल? देखिए, हेलो मेरा नाम राय तपन भारती अमित रंजन जी। जी। मैं वेब जर्नलिज्म के बारे में जो मुझे समझ में आ रहा है, एक तो आमदनी, मानी यूट्यूबर को आमदनी का एक स्रोत मिल गया है। जिनकी टीआरपी अच्छी है वो आमदनी अच्छी अच्छी खासी इनकम पा रहे हैं। लेकिन एक इसका एक जो नेगेटिव पक्ष जो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि एक कैमरा लेकर या मोबाइल के जरिए कुछ आंचलिक क्षेत्रों में, क्षेत्रीय जो क्षेत्र हैं, जो रिमोट एरिया है, और दिल्ली, बम्बई, पटना, कलकत्ता से दूर जो जगह है, वहां पर एक ब्लैकमेलिंग का भी काम इसकी आड़ में कर रहे हैं। इसे कैसे रोका जाए? इसमें एसोसिएशन, इसमें वेब जर्नलिज्म का जो एसोसिएशन जो आप जिससे जुड़े हैं, उसकी भूमिका क्या हो सकती है? सरकार इसमें किस तरह से सकारात्मक काम करे कि मतलब कि गलत चीजें ना जाए। शो की तस्वीरें, प्रिंट मीडिया में हमें बताया गया था, सिखाया गया था कि शो की बिल्कुल। तस्वीरें न दिखाएं, अच्छा नहीं है, हम्म, और उस परिवार के लिए भी ठीक नहीं है, और आम पाठकों के लिए भी सुबह सुबह ठीक नहीं है। लेकिन वेब जर्नलिज्म में कई जगह ये पॉलिसी टूटती हुई नजर आती है। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। एसोसिएशन इस दिशा में क्या सोच रहा है? जी राय तपन जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और ये सवाल पहले दिन ही हम लोगों ने इस सवाल को लिया था, और वाराणसी के एक प्रोफेसर साहब थे, जो हमारे वेब जर्नलिस्ट का होते हुए भी संजय द्विवेदी जी को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े थे, और उन्होंने ये सवाल उठाया था। इस सवाल पर काफी मंथन हुआ था। ये दरअसल आज का जो मौका है वो उदय चंद्र जी से सवाल करने का है। लेकिन आपने मुझसे पूछ दिया है, तो मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि वेब जर्नलिज्म और यूट्यूब दोनों दो चीजें हैं। एक यूट्यूबर कभी जर्नलिस्ट नहीं हो सकता है। क्लियर है? यूट्यूब पे जो कंटेंट आ रहे हैं, हाँ, वेब पोर्टल्स ने अपने यूट्यूब चैनल बना रखे हैं, वो अपनी खबरें वहां भी डालते हैं, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन हर यूट्यूबर पत्रकार है, ये नहीं कहा जा सकता। और दूसरी बात ये है कि मैं एक बात कहूंगा, मुझे क्षमा करेंगे, उदय चंद्र जी भी क्षमा करेंगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और तमाम आप साथी मुझे क्षमा करेंगे, कि मैं जो बात करूंगा उस समय चलन से बिल्कुल विपरीत बात करूंगा। हर हाथ में मोबाइल विकास का पैमाना कतई नहीं हो सकता है। हर हाथ में मोबाइल विकास का पैमाना कतई नहीं हो सकता है। ये हम विकसित हैं, इसका पैमाना नहीं निर्धारित करता मोबाइल। स्मार्टफोन, हर हाथ में स्मार्टफोन धारी पत्रकार बन जाए, यह भी संभव नहीं है। सूचना जब संपादन की प्रक्रिया से गुजरती है, तब जाकर वो समाचार बनता है। और यहाँ हम वेब जर्नलिस्ट जो हैं, खुद ही संवाददाता भी हैं, खुद ही एडिटर भी हैं, खुद ही महा एडिटर भी हैं। तो कम से कम हमें जानना होगा, हमें चीजों को और गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि वहां तो हमारी गलतियां प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक में, गलतियों को ढकने के लिए लोग हैं, गलतियां सुधारने के लिए लोग हैं। हमारे ऊपर कोई नहीं है, हम ही सर्वे सर्वा हैं।
और इसके लिए WGI ने बहुत पहले स्वनियमन बना रखा है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये हमारे डूज एंड डोंट्स हमारे वेबसाइट पे मौजूद हैं, वेबसाइट को आप देख समझ सकते हैं। बात एक। दूसरी बात कि इस दिशा में हमारे WGSA के चेयरमैन संजय द्विवेदी जी ने जानकारी दी थी कि कई फोरम पर ये लड़ाई लड़ी जा रही है। हालांकि यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, गूगल एक प्लेटफॉर्म है जिस पर नियंत्रण हमारे भारत सरकार का डायरेक्टली नहीं है, उसका लाभ उठाया जा रहा है। लेकिन हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, एसोसिएशन भी ऐसी व्यवस्था कर रहा है। ये जो चीजें हैं, जो अश्लीलता फैल रही है, जो गैर जिम्मेदाराना बातें कही जा रही हैं, जहां सूचना और समाचार के भेद को समाप्त कर दिया गया है, हर स्मार्टफोनधारी अपने आप को पत्रकार मान बैठा है। इन चीजों पर अंकुश लगे और उम्मीद है कि जिस तरह से वेब पत्रकारों को मान्यता दिलाने में हम सक्षम रहे हैं, हमारा एसोसिएशन सफल रहा है। और गर्व के साथ मैं कहता हूं कि ये WGI ही है जिसने पूरे देश के पत्रकारों को, वेब पोर्टलों को, वेब पत्रकारों को मान्यता दिलाई है। पहला SRB है WGSA जिसने जो रजिस्टर्ड हुआ MIB से, और अपने साथ साथ 100 से ज्यादा अपने वेब पोर्टलों को भी रजिस्टर करा। बहुत बहुत धन्यवाद तपन मिश्रा जी आपका। और किन्हीं का अगर कोई सवाल नहीं हो तो मैं जानना चाहूंगा मधुप जी हैं क्या? एक इंफॉर्मेशन इसमें मैंने ऐड करना था। हेलो, माफ कीजिएगा, एक हाँ सवाल उनका रह गया। हेलो, हाँ हेलो, उदय हाँ जी जी से जी भी मुझे सुनना था। मैंने अमित जी और हेलो। उदय जी दोनों से पूछा था। जी जी, ये जी अभी जी भारती जी का जो एक सवाल था वो अधूरा रह गया। भारती जी का कहना था कि इस स्थिति में हम कहाँ शिकायत करें, कहाँ फोरम फोरम कहाँ हाँ है। हाँ तो ये देखिए कि अब मूल रूप से रख लीजिए दिमाग में कि ऐसे कोई भी कंटेंट जो गैर जिम्मेदाराना खबरें दिखाता है या एक पक्षीय खबरें दिखाता है, उसके लिए आप अपने स्टेट के PIB में कंप्लेन करेंगे। PIB ऐसे कंटेंट को हटाने के लिए जवाबदेह है। और PIB अगर उस जिस कंटेंट को हटाने के लिए आप उसकी शिकायत करते हैं, वो उचित फोरम में अगर किसी SRB से जुड़ा है तो ठीक है। अगर किसी SRB से नहीं जुड़ा है तो भारत सरकार के डिजिटल मीडिया सेक्शन में इसके लिए स्पष्ट प्रावधान है कि कहाँ शिकायत होनी है, कहाँ शिकायत नहीं होनी है। आपको आपकी ग्रीवांस का जवाब भी मिलेगा। आपके जवाब मेल के जरिए भेजेंगे PIB को, तो PIB उसकी सूचना आपको देगी कि आपके कंटेंट पर क्या कार्रवाई हुई है जिसकी शिकायत आपने की है। ये दिमाग में रख लीजिए कि पहले की तरह स्थितियां नहीं है। वेब जब जब से वेब मीडिया का जब जब से PIB के साथ, सॉरी, MIB के साथ हम लोग जुड़े हैं, उस समय ही ये प्रावधान कर दिया गया है कि किसी भी कंटेंट को हटाने के लिए आप जो MIB हैं उससे संपर्क कर सकते हैं कई चरणों में। जैसे PIB के थ्रू जाइए, WGSA जैसे हमारे यहाँ संगठन है, SRB है, SRB में कंप्लेन करिए। अगर मेरे से जुड़ा वो पोर्टल है तो उस पर कार्रवाई होगी। अमित जी जैसा कह रहे थे कि WGI ने ही प्रावधान ये किया हुआ है। और कई चरणों में, पहले ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है, पोर्टल के अंदर है। उसके बाद आप SRB में आते हैं, SRB से ऊपर अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो भारत सरकार के MIB में कंप्लेन करते हैं। तो ये प्रक्रिया पूरी बनी हुई है, इसे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप अपने कंटेंट को लेकर के कोई भी शिकायत PIB से कर सकते हैं। जी, आनंद जी, मैं यहाँ एक चीज और कहना धन्यवाद, चाहूंगा कि धन्यवाद आनंद जी, जी। उदय जी, अमित जी, हाँ, मैं यहाँ यहाँ मैं एक चीज और ये कहना चाहूंगा कि हेलो। ये जी वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ही इस पहल है कि इस तरह के संवाद जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। और राय तपन भारती जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी इसमें शामिल हुए, है ना। बिल्कुल मैं बता बिल्कुल दूं कि बिल्कुल। ये बिहार से इनका बड़ा पुराना नाता रहा है। आप समझते, पाटलिपुत्र टाइम्स जैसे अखबार के साथ जुड़े रहे हैं, बड़े वरिष्ठ पदों पर रहे। लोकमत जैसे अखबार के साथ आज बेशक वो इस समय दिल्ली NCR में हैं, लेकिन इस तरह के सवालों के बीच आना और ऐसे सवाल उठाना, ये हम सबके लिए भी एक बड़ी खुशी की बात है कि लोग अवेयर हो रहे हैं। और जो पत्रकार हैं, जो गंभीर पत्रकार हैं, वो इन मुद्दों को लेकर बड़े गंभीर हैं। जिस मुद्दे के लिए हम सब काम कर रहे हैं, जिस मुद्दे के लिए वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया काम कर रहा है, तो ये एक अच्छी पहल है कि लोग जुड़ रहे हैं, लोग सुन रहे हैं हमें, और अपने सुझाव भी दे रहे हैं, अपनी चिंताएं भी व्यक्त कर रहे हैं। जी। जी 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 जी
उदय जी आपने मधुप जी है, मधुप जी हैं क्या? मधुप जी, सर मधुप जी हैं लाइन पे? हाँ मधुप जी सर, हैं मधुर मंजेश जी? सर है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। हाँ है सर। हाँ, ठीक 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 ठीक। तो किन्हीं का कोई सवाल है या हम आज संवाद को सर यहीं विराम दें? मैं सर एक बस एक छोटा सा सवाल, उदय सर, गोपाल बात कर रहा शायद हूँ सर। मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? आप म्यूट अनम्यूट होंगे, हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कीजिए अपने नहीं, आप को। मैं तो अनम्यूट हूँ। हाँ, आ बोलिए। रही आवाज, आ रही है। तो मैं कह रहा था कि उदय सर ने थोड़ी देर अपने वक्तव्य के शुरू में कहा था, पत्रकारों की सुरक्षा की बात उठाई थी। जहां तक मेरी जानकारी में है कि हम तो अभी नए हैं, वेब जर्नलिज्म तो अभी नया नामाकरण ही है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है इसके लिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट हम्म, ने भी इस पर पहल की है, उस पर अपना एक फैसला दिया है, लेकिन उसको पत्रकारों की, इम्प्लीमेंट करने में पुलिस पदाधिकारी आनाकानी कर रहे पत्रकारों हैं। की, ऐसे में जैसे वेब तुम्हारा होमवर्क है जर्नलिस्ट ना वैसा ही मेरा जर्नलिस्टों की होमवर्क। सुरक्षा की क्या बात हो हम्म, सकती है? देखिए, यही सवाल मैंने कहा कि अगर आप कंपेयर करते हैं ना, तो अब आप ये सोचिए कि किसी थाने में टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पत्रकार जाता है और वो अगर ये शिकायत करता है कि भाई उसके साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया है या किसी ने उसे खबर कवर करने से रोकने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन थोड़ा सा चौंकता है, उसके साथ खड़ा होने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि भाई मैं इस वेबसाइट से हूँ और मैं ऐसे कवर कर रहा हूँ, तो वहां पे उसी पुलिस प्रशासन का नजरिया आपको समझ में आ जाता है कि भाई वो आपको हल्के में ले रहा है। तो मेरी जो चिंता है वो ये है कि वेब पत्रकारों को भी उतनी ही गंभीरता से लिया जाए, उनकी सुरक्षा के बारे में भी सरकार, पुलिस प्रशासन या आम जनता भी उतने ही गंभीर नजरिए से वेब पत्रकारों को भी देखे। और इसके लिए पहली लड़ाई हमें खुद अपने स्तर पर करनी होगी, अपनी छवि हमें खुद बनानी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े आदर सम्मान के साथ आग्रह करूंगा अपनी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर लीना मैम से एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापन की के काम को अंजाम दें। डॉक्टर लीना। धन्यवाद अमित जी। सबसे पहले तो जो भी बात हो रही थी उसमें मैं जोड़ना चाहूंगी धन्यवाद ज्ञापन करने से पहले। हालांकि वो सीधे जी, तौर पर वेब जर्नलिज्म से नहीं जुड़ा हुआ है, पर जो हम लोगों ने पहले संवाद के पहले एपिसोड में जो चर्चा की थी अश्लीलता को लेकर, प्रोफेसर संजय द्विवेदी सर ने भी की थी। तो इस संदर्भ में पिछले मुश्किल से 3-4 दिन हुए हैं, एक खबर आई है माईबी की कि वो अश्लीलता रोकने के लिए एक नया सोशल मीडिया पर अश्लीलता रोकने के लिए एक नया बिल ला रही है। हालांकि ये सिर्फ यूट्यूबर्स पे भी लागू होंगे, ये वेब जर्नलिज्म से सीधा ताल्लुक नहीं है, लेकिन लागू तो सब पे होगा। खैर ये जो हाँ, जो सूचना थी हमारा फिलहाल। विषय था उससे ही जुड़ा है, एकदम सही में। इसके लिए तालियां होनी हाँ, चाहिए हम लोग की। ये सही बात ये है। हम ये लोगों ने ही डिजिटल उठाया इंडिया इसको। का एक नया बिल आने वाला है, खास करके हाँ, अश्लीलता को ये रोकने के लिए। खास तौर से ये जो रणवीर इलाहाबादिया का जो इशू आया है, हाँ, उसके उसके बाद ही उसके ये उसके बाद इसकी हाँ, चर्चा हुई सरकार इस है पे और सूचना चर्चा जी। प्रसारण मंत्रालय ने एक रिलीज जारी किया था हाँ, कि जल्द ही ये बिल आएगी। खैर फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का तो है ही, खास करके हमारे जो आज की मुख्य वक्ता हैं उदय चंद्र सिंह जी, जो वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और एनडीटीवी से जुड़े रहे हैं। आज अपने बहुत ही अच्छी बातें बताई, खास करके जो हमारे वेब पत्रकारों के लिए जो आपने कहा कि किस तरह के टूल्स और किस तरह की अ, तकनीक को जानना है। खास करके जो आपने कॉपीराइट्स की बात की, इस पे एक मेरा सुझाव भी रहेगा कि कभी आने वाले अगले एपिसोड में हम लोग किसी स्किल जो खास करके इसके विशेषज्ञ हैं उनसे हम लोग चर्चा रखें, हम लोग जाने, क्योंकि हम वेब पत्रकार बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कहीं से भी उठाकर या देखकर कॉपी करते, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो ऑडियो हो। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है ये कॉपीराइट के बारे में। तो इस तरह की बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें हम लोगों के जानने को मिली हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आज हमारे विशेष मुख्य वक्ता उदय सिंह जी का, साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे महासचिव अमित रंजन जी और पदाधिकारी कोषाध्यक्ष मंजेश जी और जितने भी सब आज जुटे हैं, खास करके हमारे जो बाहर से वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, राय तपन जी और डॉक्टर संजय कुमार राजा जी, उन सब का भी खास करके बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े हैं, आप सवाल उठाते रहते हैं तो बहुत सारे जवाब हम सबों को भी मिलते हैं, तो इन सभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार।